बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको B2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी ये वाली वीडियो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में तफसीली वीडियो है और इसमें आपके लिए एक एक लफ्ज़ सुनना इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है आपके इर्द गिर्द या इवन आपकी फैमिली के अंदर ही कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जिसको कोई ना कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है वो एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें आपके जो है ना मतलब जो आपकी सोच में या आपके काम करने में या आपका दूसरों से बर्ताव करने में एक बड़ा सख्त यानी रिजिड किस्म का बिहेवियर होता है जो मतलब जो है ना गैर सेहतमंदाना यानी अनहेल्दी होता है। जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला बंदा होता है उसमें यानी कि उसको जो है ना दूसरों के बारे में मतलब और सिचुएशन के बारे में मतलब जो उनके ख्यालात होते हैं उनको परसीव करना बड़ा उनमें उनको मुश्किल होती है। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो रिलेशनशिप्स में और सोशल एक्टिविटीज़ में या फिर काम करने में या लेट से कि कोई आपका टीन एजर कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है उसमें स्कूल में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ठीक है, और काफ़ी इस तरह के केसेस में ये भी हो सकता है कि आपको खुद मतलब जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर का बंदा शिकार है उसको खुद पता ही ना हो इस बात का कि मतलब जो है ना आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, क्योंकि जो है ना वो आपका जो अपना एक तरह का जो थिंकिंग और जो दूसरों से बर्ताव करने का जो रवैया है वो आपको वो बिल्कुल नेचुरल लगता है। ठीक है, मतलब आप खुद समझते हैं कि ये मैं ठीक हूँ और दूसरे गलत है, और मतलब ये इसी वजह से फिर आप जो है ना दूसरों को ज़्यादा ब्लेम करते हैं और जो है ना जो आपको चैलेंजेस पेश आते हैं उसमें फेस करने में मुश्किल पेश आती है। और पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है ना आमतौर पे मतलब टीन एजर मतलब जो है शुरू की जवानी में ही स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, और इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं जो इसमें जो है कि जब आस्ता आस्ता आपकी एज बढ़ती है, मिसाल के तौर पे मिडिल एज में आते हैं तो वो एक तरह के वो कम हो जाती हैं आपकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैं इसकी अलामात यानी सिम्टम्स आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं उनको एक हम 3 क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं। मतलब उनके जो जो उनकी खुसूसियात होती हैं या जो उनकी अलामात होती हैं वो उनकी उनकी बेसिस पे हम उनको ना पर्सनालिटी डिसऑर्डर को 3 टाइप्स या क्लस्टर में वो एक तरह का डिवाइड करते हैं। और आमतौर पे एक बंदे को जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है उसकी जो अलामात होती हैं उसको एक कोई किसी और पर्सनालिटी डिसऑर्डर की साथ अलामात हो सकती हैं। मतलब यह है कि ज़रूरी नहीं है कि उसको एक ही तरह का पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो। अच्छा, अब जो मैंने क्लस्टर्स की बात की उसमें फिर जो है ना क्लस्टर्स जो है ना पहले क्लस्टर ए आता है। उसमें क्या होता है कि बेसिकली बड़ी एक तरह की वो ऑड किस्म की और थिंकिंग होती है इन लोगों को, और बिहेवियर मतलब उनका वो बड़ा स्ट्रेंज होता है। ठीक है, उसमें ये आता है कि इस क्लस्टर ए में जो है ना वो जो डिसऑर्डर आते हैं उसमें पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ जाता है, शीज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ जाता है और शीज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ जाता है। मतलब ये जो 3 डिसऑर्डर हैं ये क्लस्टर ए में आते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ी थोड़ी सारे डिसऑर्डर की थोड़ा तफसील में बता देता हूँ। जो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है ना उसमें उनको ये ऐसे लोगों को ये मतलब जो है ना बहुत दूसरों पे वो शक करते हैं। ठीक है, और मतलब उन पे दूसरों पे एतमाद नहीं करते, मतलब डिस्ट्रस्ट होता है। ठीक है, फिर उनके अंदर एक तरह का गैर ज़रूरी किस्म का वो उनके अंदर यकीन या अकीदा होता है कि जो ना दूसरे उनको नुकसान पहुंचाने की या धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर यह कि उनको फिर यह कि उनके अंदर एक वो भी चीज़ होती है कि एक तरह का शक होता है कि जो ना दूसरों की लॉयल्टी और जो ना जो जो मतलब जो उनके ट्रस्ट पे उनको वो शक होता है। ठीक है, मतलब अनजस्टिफाइड एक तरह का उनका सस्पिशन होता है। फिर ये कि उनको दूसरों पे एक तरह का एतमाद करने में बड़ी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि उनके अंदर एक खौफ होता है कि जो दूसरे उनकी जो जो उनकी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उन्हीं के अगेंस्ट मतलब ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर उनको कोई थोड़ा बहुत कोई कह दे, इनोसेंट किस्म का रिमार्क पास कर दे तो उसको वो अपने आप के लिए वो एक बेइज्जती और पर्सनल अटैक समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मतलब यह कि थोड़ा सा भी थोड़ा बहुत कोई रिमार्क हो तो जब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हॉस्टाइल रिएक्शन हो जाता है, और फिर उनके अंदर जो है ना एक तरह का ग्रज होल्ड करते हैं। मतलब एक तरह की वो जो है ना ये समझ लें कि जो है ना
उनके अंदर एक वो ऐसी चीज़ होती है कि जो मतलब है दूसरों के बारे में वो उनकी वो ख़त्म नहीं होती, ठीक है। मतलब जो है ना कि ग्रज एक किस्म की वो उसका उर्दू में ये कह लें कि जो है ना एक नफ़रत, थोड़ी नफ़रत के सेंस में मतलब वो आ जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर ये कि उनको जो है ना बड़ा एक शक होता है इवन कि आपकी जो स्पोज पे, ठीक है, जो मतलब जो अगर ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर बीवी को हो तो उसको अपने शौहर पे, या शौहर को हो तो फिर बीवी पे, ठीक है। तो उस पर वो शक हो सकता है कि जो है ना उनको मतलब ये कि उनके साथ वो फेथफुल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया जनाब पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब इसका जो है ना इसमें दूसरा आ जाता है शीज़ाइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। शीज़ाइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ये होता है कि वो जो है ना पर्सनल रिलेशनशिप में ना जो उनके होते हैं, ठीक है, उनमें वो इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता, मतलब सोशल गैदरिंग में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। और आमतौर पे वो अकेला रहना पसंद करते हैं। और मतलब यह नहीं कि उनके जो इमोशनली वो जो है इतने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते ज़्यादा, ठीक है। और कोई भी जो एक्टिविटी हो रही हो, कोई समाजी एक्टिविटी हो रही है, उनमें से उनको कोई हिस्सा लेने में कोई खुशी ख़ास नहीं होती। और थोड़े बहुत भी जो है ना उनको मतलब जो है ना जो ऐसी चीज़ें हों कि जिसमें मतलब जो है ना कोई भी छोटा मोटा ऐसा समाजी इशारा हो तो उनको जो है ना उनको पिकअप करने में बड़ी मुश्किल पेश आती है, ठीक है। और फिर यह कि बहुत ज़्यादा उनको कोल्ड एक तरह का वो रिस्पांस होता है दूसरों के अगेंस्ट, मतलब इतना वो इतना सेंसिटिव नहीं होते और इस तरह का बहुत ही बड़ा कोल्ड किस्म का रिस्पांस देते हैं दूसरों के बारे में। फिर ये कि इनको जो है ना सेक्सुअल रिलेशनशिप दूसरों के साथ बनाने में, ठीक है, मतलब जो है ना उनको उसमें वो जो है ना उनको वो दिलचस्पी ख़ास नहीं होती, ठीक है। तो ये शीज़ाइड पर्सनैलिटी हुआ कि अब एक तीसरी वो आता है इसी कैटेगरी में, क्लस्टर ए में, वो आता है शीज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। उसमें यह कि उनका एक ख़ास किस्म का, ये अजीब किस्म का कह लें ड्रेस उनको होता है, उनका पसंद आता है। फिर उनकी थिंकिंग भी बड़ी अजीब सी, और जो एक तरह के जो उनके नज़रियात जो है ना और उनके जो है बिहेवियर बड़ा अजीब सा होता है जो शीज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, ठीक है। मतलब यह कि उनको जो है ना ऐसे कभी कभी फील होता है, मतलब बहुत। फिर यह कि उसके मतलब जो है ना उनकी परसेप्शन जो है ना एक्सपीरियंसेस जो है ना बड़े ऑड किस्म के होते हैं। मतलब यह कि उनको ऐसे कभी कभी आवाज़ें सुनाई देती हैं कि उनका जो कोई नाम पुकार रहा है, ठीक है। फिर ये उनके वजह ना कि फिर उनके इमोशनल रिस्पॉन्स बहुत फ्लैट किस्म के होते हैं, या इनअप्रोप्रिएट कह लें दूसरों के बारे में। और फिर यह कि उनके अंदर सोशल एंजाइटी होती है, मतलब यह कि उनको जो है ना क्लोज रिलेशनशिप में जो है ना उनको एक तरह का डिसकम्फर्ट मतलब वो होता है, ठीक है। फिर यह कि जो है दूसरों की तरफ जो है ना उनके बड़े इनअप्रोप्रिएट किस्म के और इनडिफरेंट जो है ना उनके मतलब एक शक वाले जो है ना वो रिस्पॉन्स होते हैं। फिर उनके ये जो शीज़ोटाइपल में फिर मैजिकल थिंकिंग भी होती है, यानी कि ये कि उनको ये खुद से वो एक तरह का वो लगता है कि उनकी बड़ी वो एक तरह की जादुई किस्म की सोच है, और जो है ना वो दूसरों को बड़ा आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये कि उनमें ये एक तरह का बिलीफ होता है कि जो ना कि कोई छोटे मोटे उनकी ज़िंदगी में वाक़यात या ऐसे इवेंट्स हो जाएं तो उनको ये लगता है कि ये उनके लिए एक तरह का वो स्पेशल मैसेज है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने अभी क्लस्टर ए की जो टाइप्स के बारे में बता दी। अब जो आते हैं क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं, उसमें बड़ा उनका एक तरह का ड्रामेटिक उनका रिस्पांस होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है। और बड़ी उनकी थिंकिंग जो है ना बड़ी अनप्रेडिक्टेबल किस्म की होती है, और इसी तरह उनका बिहेवियर भी बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसमें जो क्लस्टर बी में फिर आगे फिर इनकी टाइप्स आ जाती है, इसमें एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ जाता है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ जाता है, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ जाता है, और फिर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ जाता है। तो ये जो है ना इनकी टाइप्स में भी थोड़ा थोड़ा मैं बता दूं। वैसे तो ये हर एक डिसऑर्डर पे बड़ी लंबी अलग अलग से वीडियो बन सकती हैं, लेकिन मुख्तसरन में इनको मैं आपको बता देता हूँ। इंशाल्लाह और टाइम मिला तो फिर हर डिसऑर्डर पे अलग अलग वीडियोस इसी चैनल पे अपलोड करूँगा। अच्छा, तो अब जो है ना इसमें क्लस्टर बी में जो पहला डिसऑर्डर आता है वो है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर।
उसमें यह कि उनको जो दूसरों की जज्बात और फीलिंग का कोई एहसास ख़ास नहीं होता, डिसरिगार्ड करते हैं। और ये लोग जो है ना, ये आमतौर पे बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, इवन चोरी भी करते हैं, ठीक है। अपने नाम के साथ एलियासिस मतलब उर्फ इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, दूसरों को धोखा भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर इनको जो है ना कानून, ज़ाहिर है इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर कानून के साथ इनकी प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरों के जो राइट्स को वायलेट करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, और इवन उनका बिहेवियर वायलेंट भी हो सकता है, और दूसरों की सेफ्टी के बारे में इनको कोई ख्याल नहीं होता, ठीक है। और बड़ा एक तरह का इम्पल्सिव, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जज्बाती उनका बिहेवियर होता है, और बड़े इररिस्पॉन्सिबल टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। और अपने अपने उनको जो इस तरह के बिहेवियर पे उनको कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती, तो ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं। फिर आगे इसमें आ जाता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। उसमें भी ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव किस्म के और रिस्की बिहेवियर होता है, ठीक है, अपने आप का मतलब दूसरों के बारे में, ठीक है। उसमें मतलब वो अनसेफ सेक्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जुआ खेलने में, और इवन बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग में, मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाने वाली वो जो है ना उसमें एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं। फिर यानी कि उनका बड़ा एक जो सेल्फ इमेज होता है बड़ा अनस्टेबल होता है, ठीक है। इसी तरह उनके जो दूसरों के साथ रिलेशनशिप भी बड़े अनस्टेबल और इंटेंस किस्म के होते हैं, और उनका जो मूड बड़ा अप डाउन होता रहता है, ठीक है। जो उनका मतलब इंटरपर्सनल जो स्ट्रेस होता है उसके रिएक्शन की वजह से उनका बड़ा अप डाउन मूड हो जाता है। फिर इन लोगों में सुसाइडल टेंडेंसी भी आ सकती है, और अपने आप को ये इंजर भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यह कि उनको जो है ना बहुत ज़्यादा वो एक तरह का खौफ होता है अकेले रहने पे, ठीक है, या फिर उनको कि कोई उनका साथ छोड़ जाएगा। फिर उनके जो है ना बहुत ज़्यादा अंदर उनके जो है खालीपन की बड़ी वो कैफियत होती हैं, और बहुत ज़्यादा ये गुस्से का आमतौर पर इज़हार करते हैं, ठीक है। और इस तरह के इज़हार स्ट्रेस रिलेटेड जो उनको पैरानोया होता है जो मतलब आता जाता रहता है, ठीक है। अब इसमें एक और टाइप आ जाती है जिसको हम कहते हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये हिस्ट्रियोनिक जो होते हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा अपने आप को वो अटेंशन सीकिंग होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ड्रामेटिक होते हैं, और बहुत सेक्सुअली प्रोवोकेटिव होते हैं जो दूसरों की अटेंशन हासिल करने के लिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली इनकी जो वो क्या नाम है बातें करते हैं, और उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की ओपिनियन होती है, ठीक है। लेकिन ये जो उनकी जो ख्यालात जो ओपिनियन होती हैं उनको कोई बैकअप करने के लिए ना उनको मतलब उनके पास कोई मटेरियल नहीं होता, ठीक है। और ये जो ना दूसरों से आसानी से उन पे वो जो ना उसके उन पे मतलब उनसे असर ले सकते हैं, मतलब जन इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। फिर उनके इमोशन है बड़े शैलो किस्म के और बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, और इनको बहुत ज़्यादा अपनी जो है ना फिजिकल अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कंसर्न होता है। और फिर ये कि जो उनके वो ये सोचते हैं कि जो उनके रिलेशनशिप्स हैं या दूसरे हैं वो जो है ना उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, लेकिन वो एक्चुअली होते नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है इसमें नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। नार्सिस्टिक इसमें यह होता है कि जो नार्सिस्टिक होते हैं उनको ये उनके दिमाग में एक चीज़ घुसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल किस्म के और लोग होते हैं, और बहुत दूसरों से ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, और उनको जो ना पावर की, सक्सेस की और अट्रैक्टिवनेस की बहुत ज़्यादा फैंटेसीज आती रहती हैं, और जो ना उनको जो ना कि दूसरों की फीलिंग और जो ना उनकी ज़रूरियात का वो जो ना उनको वो ख्याल नहीं होता। इसके अलावा फिर यह कि जो उनकी कोई अचीवमेंट्स या टैलेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वो बयान करते हैं, और फिर दूसरों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी हर वक्त तारीफ़ की जाए और उनके मतलब बारे में बड़ा बात की जाए। फिर ये ज़ाहिर है इसी चक्कर में फिर वो एरोगेंट भी हो जाते हैं, ठीक है। फिर यह कि बहुत ज़्यादा उनकी अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन होती हैं, मतलब जो ना दूसरों से फ़वायद और जो ना फेवर हासिल करने की, और आमतौर पर ये दूसरों से बहुत ज़्यादा जो ना उनका एडवांटेज लेते हैं, ठीक है, मतलब गैर ज़रूरी तौर पे दूसरों से ना वो फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं। और फिर यह कि उनको जो ना उनके अंदर एक तरह का हसद की फीलिंग इस तरह की हसद की फीलिंग होती है कि दूसरे उनसे हसद करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो फिर क्लस्टर बी डिसऑर्डर मैंने बता दी। अब आ जाते हैं क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। इसमें यह कि क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की जो ना
इनकी कुछ खुसूसियात ऐसी होती हैं कि बहुत एंक्शस टाइप के रहते हैं और उनका बहुत अंदर खौफ होता है, बिहेवियर भी इस तरह का होता है खौफ वाला, ठीक है। इसमें से जो फिर आगे इनकी जो टाइप्स आ जाती है उसमें अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ जाता है। अब मैं इनकी अलग अलग थोड़ा सा बताता हूँ। जो अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है ना, वो मतलब जो ना उनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जाए या जो उनको रिजेक्ट किया जाए तो उस पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और बड़ा वो एक तरह का अपने आप को इन्फीरियर और अनअट्रैक्टिव और इनएडुकेट फील करते हैं। फिर यह कि उनको ऐसे वो काम करने एक्टिविटीज से वो परहेज करते हैं जिसमें एक दूसरे से इंटरपर्सनल मतलब कांटेक्ट होता है। फिर यह कि ये बड़े एक तरह का खौफ में मुब्तला डरपोक किस्म के आइसोलेटेड किस्म के लोग होते हैं और ये आमतौर पे अजनबी लोगों से मिलने से बड़ा वो उनका परहेज करते हैं, ठीक है। और नई कोई एक्टिविटी स्टार्ट करने में इनको बहुत मुश्किल पेश आती है। और फिर कोई सोशल सिचुएशन हो या पर्सनल रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा शाई फील करते हैं। और फिर ये कि उनके अंदर बहुत खौफ होता है कि उनका मजाक उड़ाया जाएगा, उनको डिसअप्रूव किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और टाइप आ जाती है क्लस्टर सी में, वो है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें यह होता है कि ये बहुत ज़्यादा दूसरों पे डिपेंड करते हैं और उनको ये बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है कि उनको बहुत ज़्यादा उनके तरफ जो ना उनका ख्याल रखा जाए और दूसरों की तरफ इनका बड़ा सबमिसिव किस्म का बिहेवियर होता है। और यह कि उनके अंदर खौफ होता है कि अगर वो अकेले उनको छोड़ दिया जाए तो उनको जो ना उनको कोई ख्याल नहीं रखेगा। फिर यानी इनमें बहुत खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद एतमादी की बहुत कमी होती है और बहुत ज़्यादा उनको जो ना वो उनको चाहिए होती है कि कोई उनको नसीहत करे और जो ना बहुत ज़्यादा लोगों से उनको रीएश्योरेंस चाहिए होती है। इवन छोटे से छोटा कोई फ़ैसला करने के लिए ना वो दूसरों की जो ना मतलब खुद से वो फैसला नहीं कर सकते और दूसरों की बहुत ज़्यादा ओपिनियन हर बंदे से वो मतलब एक तरह की ओपिनियन ले रहते हैं। मतलब इसी वजह से फिर कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से ना वो कोई छोटा मोटा कोई अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में उनको बहुत मुश्किल पेश आती है। और फिर यह कि उनको दूसरों से डिसएग्री करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। और यह कि मतलब कोई अगर दूसरा उनको बड़ा पुअरली या एब्यूसिव तरीके से भी वो ट्रीट कर लेना तो उसको वो एक तरह का वो बहुत वो बर्दाश्त कर लेते हैं। इवन के ये ज़ाहिर है उनके खिलाफ जो ऐसे लोग जो उनकी बेइज्जती करते हैं उनके खिलाफ हो जाने की उनके पास ऑप्शन भी मौजूद होती हैं, लेकिन फिर भी उनको क्योंकि इतने सबमिसिव टाइप के होते हैं उनको भी है ना दूसरों की जो बेइज्जती बर्दाश्त करते चले जाते हैं, ठीक है। फिर ये कि अगर कोई उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा उनको वो ये होता है कि फटाफट दूसरा रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अच्छा, फिर आगे आ जाता है इसी क्लस्टर सी में यह कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ जाता है। उसमें यह होता है कि ये जो लोग होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा वो डिटेलिंग का शौक़ होता है और बहुत ज़्यादा एक तरह के ऑर्डरलीनेस और जो ना वो रूल रेगुलेशन का बहुत ज़्यादा वो ख्याल होता है। मतलब ये समझने कि एक्सट्रीम किस्म के परफेक्शनिस्ट होते हैं, ठीक है। मतलब ये ना कि अगर वो उनको परफेक्शन किसी चीज़ में ना वो मिले ना तो वो जो ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। और मतलब यह कि वो कोई प्रोजेक्ट जो ना वो उनको जो ना एक तरह के जो उन्होंने अपने अंदर स्टैंडर्ड्स सेट किए हुए हैं ना उनको वो उस पर अचीव ना हो तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन या डिस्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। और उनके अंदर ये डिज़ायर होती है कि मतलब दूसरे लोगों को कंट्रोल करने की, फिर टास्क और सिचुएशन कंट्रोल करने की, ठीक है। अच्छा, फिर ये कि वो जो है अपने दोस्तों को और कोई ऐसी एंजॉयबल एक्टिविटीज़ को नेगलेक्ट मतलब उसको नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो अपने काम और उससे ज़्यादा प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ही उनकी कमिटमेंट होती है। फिर ये कि वो जो है ना जो उनके कोई ऐसे ब्रोकन या वर्थलेस प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो उनसे नहीं हो गए तो उनको नज़रअंदाज करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। और मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और मतलब रिजिड होते हैं, ठीक है। और मतलब फिर ये मतलब जो वैल्यूज़ और मोरालिटी से के जो उनके ज़हन में होती हैं उनके बारे में बड़े उनका इनफ्लेक्सिबल किस्म का वो एटीट्यूड होता है। फिर ये कि ये थोड़े बहुत ज़्यादा बजट कंट्रोल ज़्यादा होता है, मतलब एक तरह के कंजूस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है ना
ये एक चीज़ मेरे ध्यान में रखें, ये जो दूसरी बीमारी है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से जो है ना वो मुख्तलिफ होती है। बेसिकली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है ना वो एक तरह की एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, जो है ना उस पर वो एक तरह की अलग से एक बीमारी है, ठीक है। एक चैनल पे उसके बारे में जो है ना ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ बीमारी है उसकी बड़ी अच्छी वीडियो मौजूद है, वो आप देख लें, ठीक है। उसका जो है ना वो लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल देता हूँ। मतलब ये कि ये आपको बताने की ज़रूरत है, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है ना वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो एक एंजाइटी डिसऑर्डर की किस्म होता है उससे मुख्तलिफ होता है। और आज की वीडियो में मैंने जो है ना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने कुछ टाइप्स बता दी हैं, क्लस्टर ए बी सी बता दिया। तो आपको डॉक्टर को ज़रूर मतलब अगर आपको इस तरह की कोई साइन सिम्टम हो, ठीक है, तो आप अपना जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है या आपका जो करीबी कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है उसको दिखाने में कोई आपको हिचकिचाहट महसूस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ कि इनकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की क्या वजूहत मतलब कॉजेज़ क्या होती हैं। बेसिकली जो पर्सनैलिटी होती है वो एक तरह का आपका थॉट्स का कम्बिनेशन है, इमोशंस का और बिहेवियर का, जो आपको एक दूसरे इंसानों से एक तरह का यूनिक बनाता है, यानी मुमताज़ करता है। मतलब ये कि आपका जो व्यूज़ हैं और आपका जो मतलब दुनिया को आपको एक तरह की समझने की जो सलाहियत है वो एक तरह की जो है ना मतलब आप अपने जो आप खुद से दुनिया को किस तरीके से देखते हो, तो वही आपकी वो तरह की पर्सनालिटी का एक तरह का इज़हार होता है। और पर्सनालिटी आमतौर पर ज़ाहिर है बचपन में बनती है, फिर यह कि उसकी फिर ज़ाहिर है जब बंदा बचपन से जवानी में आता है फिर मिडिल एज में होता है तो उसकी बहुत सारे मतलब जो ना एनवायरमेंटल फैक्टर भी उसकी पर्सनालिटी को बिल्ड करने में रोल प्ले करते हैं। तो उसमें कॉज में यह है कि ज़ाहिर है जीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स में जो आपकी एक तरह के कुछ मतलब पेरेंट्स को आपको इस तरह की प्रॉब्लम रही है तो वो आपको मतलब इस तरह का वो आप में भी आ सकती है, ठीक है। और ये एक तरह का इन ट्रेड्स जो ना मतलब जीन्स में जो आपके ट्रेड्स वो आते हैं वो एक तरह का आपको टेम्परामेंट भी कहलाया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब ये जो आपकी जीन्स में चीज़ें आती हैं। फिर ये कि आपका एनवायरनमेंट जो आपकी जो जिसमें आप माहौल में पले पड़े हैं, ठीक है, वो फिर आपके जो फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशनशिप ये भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। मतलब ये एक तरह का कम्बिनेशन होता है कि आपके एक जीन्स में क्या है, मतलब आपकी मतलब ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपने कि पेरेंट्स की आपकी हिस्ट्री है, फिर ये कि आपका एनवायरमेंटल आपको कैसा मिला है आपकी जो है ना तो वो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उसमें आपकी पर्सनैलिटी को बिगाड़ने में या संवारने में वो जो है ना वो एक तरह की इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। फिर आपकी कोई ऐसी लाइफ सिचुएशन आ गई आपको कोई इस तरह की जो आपकी बहुत डिस्टर्ब कर दे तो वो भी ज़ाहिर आपकी इसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का बायस बन सकती है। अब आ जाते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर कहते हैं। बेसिकली जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की जो एग्जैक्ट प्रिसाइज मतलब कॉज है ना वो पता नहीं चलती, लेकिन ये कि कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो मतलब आपको एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को एक तरह का डेवलप करने में या ट्रिगर करने में वो जो है ना वो एक तरह का रोल प्ले करते हैं, जिसमें ज़ाहिर है जो मैंने अभी बताया पहले फैमिली हिस्ट्री आपकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की हो या कोई और इसके अलावा कोई आपको मेंटल इलनेस हो, ठीक है, या आपकी जो लाइफ है बड़ी अब्यूसिव और अनस्टेबल की रही है आपकी चाइल्डहुड में या जिसमें तो बहुत ज़्यादा केओस वगैरह रहे हैं, या फिर आपको कोई बचपन में कोई डायग्नोज होगा था चाइल्डहुड कंडक्ट डिसऑर्डर में, फिर आपकी इस तरह ब्रेन केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर में कोई आपकी वेरिएशन आ जाए तो ये एक तरह का रिस्क फैक्टर है। अब कॉम्प्लिकेशन में आपको बता कॉम्प्लिकेशन में ये होता है कि जब आपके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं तो आपकी जो ना ज़ाहिर है उस बंदे की जिसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसकी भी लाइफ एक तरह की डिस्टर्ब कर सकती हैं, और फिर जो उसके करीबी रिश्तेदार हैं उसके बहुत क्लोज रिलेशनशिप हैं उसको भी उनकी लाइफ को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसी वजह से फिर आपके ज़ाहिर रिलेशनशिप में आपके काम में या आप कोई मतलब स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें वो आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं, और मतलब यानी कि फिर आपको सोशल आइसोलेशन का शिकार हो सकते हैं, और या फिर कुछ लोग ऐसे हैं ना वो ड्रिंक करना शुरू करते हैं, ड्रग अब्यूज़ का भी शिकार हो सकते हैं, तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन होगी। अब मैं आ जाता हूँ कि इसको हम जब ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम डायग्नोज कैसे करते हैं।
उसमें ये होता है कि ज़ाहिर है प्रॉपर हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जाम भी आ जाता है, मतलब बहुत डिटेल से हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। कोई मतलब कोई फिर ये है कि कभी कभी ये भी होता है कि कोई आपको कोई फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम लगी हो तो उसका भी एक तरह का आपका पर्सनैलिटी पे असर आ जाता है। फिर ज़ाहिर अगर फिजिकल हेल्थ लगी हो तो फिर उसमें कुछ मुख्तलिफ हम लैब टेस्ट या स्क्रीनिंग टेस्ट भी करवा सकते हैं। लेट्स से कि आपको अल्कोहल या ड्रग पे डिपेंडेंसी है तो मतलब ड्रग एडिक्शन है तो फिर उनके हिसाब से टेस्ट करवा सकते हैं। फिर ज़ाहिर साइकेट्रिक एवेल्यूएशन करते हैं कि आपकी जो ना आपकी थॉट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, फीलिंग जो ना, और दूसरों के मतलब आपका जो बिहेवियर होता है उस पर एक तरह का वो क्वेश्चनर भी हम आपको दे सकते हैं। फिर आपकी जो है ना उसके साथ साथ आपकी परमिशन के साथ जो ना हम आपको फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प ली जाए। फिर जो हमारे साइकेट्री में आता है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो DSM-5 होता है, मतलब आपकी जो सिम्टम को हम उसमें डायग्नोस्टिक जो स्टैटिस्टिकल मैनुअल और मेंटल डिसऑर्डर जो DSM-5 जो है, जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने पब्लिक किया है, उसके मुताबिक जो आपकी मतलब सिम्टम्स को कंपेयर करते हैं तो उसके मुताबिक हम डायग्नोज करते हैं। तो अब जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है ना उसका वैसे ही तो ये है कि हर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का अपना एक सेट है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, लेकिन जो DSM-5 के मुताबिक जो ना जो आपका जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का जो डायग्नोसिस होता है ना वो एक तरह का जो आप मतलब ये जो सोसाइटी यानी कल्चरल जो आपकी जो एक्सपेक्ट करता है ना, ठीक है, उससे अगर आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डेविएट करती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो सकता है, मतलब जो ना एक मतलब कम से कम 2 एरियाज में तो वो आपको एक तरह का हम डायग्नोसिस में वो कर सकते हैं। उसमें जो दो एरियाज कौन से हैं, एक तो यह कि आपका अपना क्या है जो ना एक तरह का इंटरप्रेट या परसीव करने का मतलब यह कि आप जो ना दूसरे लोगों को या इवेंट्स को कैसे परसीव या करते हैं या फिर इंटरप्रेट करते हैं, एक तो ये हो गया। फिर यह कि आपका जो इमोशनल रिस्पॉन्स जो आपके आते हैं उनकी कितनी मतलब वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है। फिर यह कि हम ये असेस करते हैं कि आप जब दूसरों के साथ काम कर रहे होते हैं तो या रिलेशनशिप में आपको आपका अपना बिहेवियर कैसा है, कैसे अच्छा आपका फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। और फिर यह कि ज़ाहिर है आप अपने इम्पल्सिव यानी जज्बात को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं है। कभी कभी ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो है ना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को डायग्नोज करना, क्योंकि जो है ना कि कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक तरह की वो सिम्टम जो है ना एक दूसरे से वो एक तरह की शेयर करते हैं। और फिर यह कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि एक बंदे को एक से ज़्यादा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। तो फिर यह कि जो मेंटल हेल्थ इलनेसेस है जैसे डिप्रेशन एंजाइटी है, अगर उस बंदे को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ ये भी चीज़ें हों तो फिर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये इनको डायग्नोसिस। लेकिन यह कि ज़ाहिर है जब हम एवेलुएट करते हैं साइकेट्रिक एवेल्यूशन एक बंदे की करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो एक्यूरेट डायग्नोसिस जानना उसके लिए मतलब बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हो जाए। अब इसकी ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। तो ट्रीटमेंट जो है ना कि वो डिपेंड करता है कि कौन सा आपके पर्टिकुलर जो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और कितनी आपको वो इसमें आपकी लाइफ में शिद्दत है और आपकी लाइफ की कितनी गड़बड़ हो रही है। बेसिकली इसमें टीम अप्रोच एक तरह की होती है जिसमें आपका साइकेट्रिस्ट भी आ सकता है, मेडिकल और सोशल जो है ना नीड्स के लिए वो जो मतलब सारी जो एक तरह का टीम इन्वॉल्व होती है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बड़े लॉन्ग स्टैंड बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक चलने वाली चीज़ें वो होती हैं। तो फिर यह है कि उसमें आपका इलाज के लिए भी ज़ाहिर आपके महीने लग सकते हैं, इवन साल भी लग सकते हैं। और आपकी ट्रीटमेंट में फिर आपका जो प्राइमरी डॉक्टर भी इन्वॉल्व होता है, प्राइमरी केयर प्रोवाइडर, उसमें फिर साइकेट्रिस्ट भी इन्वॉल्व होता है, साइकोलॉजिस्ट जो है ना फिर या कोई और थेरेपिस्ट आ सकता है, साइकेट्रिस्ट नर्स भी आ सकती है, फार्मासिस्ट या फिर सोशल वर्कर भी आ जाता है। तो मतलब एक तरह की टीम अप्रोच होती है आपके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। अगर तो आपकी माइल्ड सिम्टम है और अंडर कंट्रोल है तो फिर तो आपका ये सिंपल जो आपका प्राइमरी डॉक्टर ही आपको ट्रीट कर सकता है या फिर आपका जो साइकेट्रिस्ट है। और कोशिश करें कि जो जिस बंदे का इस चीज़ में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने का एक्सपीरियंस हो उसके साथ आप अपना मतलब इंटरेक्ट करें और इलाज करवाएं। और इसमें ये जो साइकोथेरेपी आ जाती है और मतलब जो टॉक थेरेपी है उसका एक तरह का बेसिकली मेन ट्रीटमेंट है साइकोथेरेपी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। तो साइकोथेरेपी के थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जब आपकी हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो है ना या मतलब कोई भी डॉक्टर जो है आपका साइकोथेरेपी करता है तो वो आपका एक तरह की आपकी कंडीशन को लर्न करता है और फिर आपके मूड्स के बारे में बात करता है, आपकी फीलिंग्स के बारे में, आपके थॉट्स और आपके जो बिहेवियर की बातें बारे में वो बात करता है, ठीक है।
फिर आपको वो मतलब जो है ना आपको एक तरह का वो बताते हैं कि आपने स्ट्रेस से और आपका उससे कैसे आपने कोप अप करना है। और साइकोथेरेपी बेसिकली वो इंडिविजुअल सेशन में भी हो सकती है, ग्रुप थेरेपी भी हो सकती है, या फिर यानी कि ऐसे सेशन भी हो सकते हैं जिसमें आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो या इवन फ्रेंड भी। उसमें साइकोथेरेपी की कई टाइप्स हैं, ठीक है। कौन सी जो है ना आपको सूट करती है वो ज़ाहिर है जो आपको ट्रीटिंग डॉक्टर है वो डिसाइड करेगा। तो उसमें यह कि आपको सोशल स्किल की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसमें यह होता है कि आपकी जो आपको जो एक तरह के इंसाइट है और जो है ना जो आपका नॉलेज गेन करते हैं कि उसमें यह होता है कि आप जो है ना अपनी सिम्टम को कंट्रोल के लिए एक तरह के जो सेहतमंद हेल्दी वेज होते हैं ना वो आपको हम वो बताते हैं, ताकि आपके जो ना फंक्शनिंग और रिलेशनशिप के साथ मतलब जो रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ आपका बर्ताव वो सही हो जाए, ठीक है। तो फिर यह कि ज़ाहिर है फैमिली थेरेपी भी होती है जो आपको एजुकेशन और वो एक तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि ये मतलब जो आपके किसी फैमिली में जो है इस तरह का बंदा है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का, ठीक है, तो उसके मतलब ताकि उसकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को ठीक होने में मददगार साबित हो। अब इसमें कुछ मेडिकेशन का भी रोल है। बेसिकली जो FDA है ना, जो एक तरह का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें स्पेसिफिक कोई इस तरह की दवाई नहीं है जो आपको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए, लेकिन यह कि जो जनरली जो साइकेट्री में दवाइयाँ यूज़ होती हैं वो भी आपका उसमें जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने में मददगार साबित हो सकती हैं। उसमें यह कि एंटी डिप्रेशन भी आ जाते हैं। एंटी डिप्रेशन मैंने जो आपने दूसरे चैनल पे डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में बहुत तफसीली वीडियो बनाई हुई हैं वो आप देख सकते हैं। तो एंटी डिप्रेशन में जो है ना वो बेसिकली ज़ाहिर बहुत आपके लिए यूज़फुल होते हैं अगर आपका डिप्रेस मूड है या आपको एंगर है या फिर बड़ा आपको बहुत ज़्यादा जज्बातीपन है, ठीक है, इरिटेबिलिटी है या होपलेसनेस है, ठीक है, जो आपका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ लिंक होता है। तो मतलब यह कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ये चीज़ें आ जाती हैं तो ज़ाहिर है उसको एंटी डिप्रेसेंट हेल्प कर सकते हैं। फिर मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स हैं, ठीक है। बेसिकली आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं मतलब जब आपकी पर्सनैलिटी में तो आपके जो इरिटेबल आपकी हालत हुई होती है उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। जो मतलब अगर आपको कोई अंदर एग्रेशन या इरिटेबिलिटी होगी है तो उसको मूड स्टेबलाइजर ठीक करते हैं। फिर कभी कभी फिर हम एंटी साइकोटिक मेडिकेशन भी देनी पड़ जाती हैं जिनको हम न्यूरोलेप्टिक्स भी कहते हैं। मतलब यह कि आप जब रियलिटी से ज़रा दूर हटते जाएं तो उस वक्त फिर एंटी साइकोटिक मेडिकल दी जा सकती हैं, या फिर एंजाइटी और एंगर की प्रॉब्लम है तो सूरत में भी ये दी जा सकती हैं। फिर एंटी एंजाइटी मेडिकेशन भी आ जाती हैं जिसमें यह कि आपको एंजाइटी और एजिटेशन में हेल्प कर सकती हैं, इंसोम्निया को ट्रीट कर सकती हैं। तो ये कि लेकिन यह कि जो एंटी एंजाइटी मेडिकेशन है कुछ केस में जो ना आपका इम्पल्सिव बिहेवियर बढ़ा सकती हैं, जिस वजह से कुछ ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में हम अवॉइड करते हैं। फिर यह कि अगर बहुत ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम हो तो इवन हॉस्पिटल और रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट भी उसमें प्रोग्राम अवेलेबल हैं वो दे सकते हैं। अब मैं कुछ इसकी लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज बता देता हूँ। तो ये कि आपकी जो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट हो रही है उसमें यह कि उसके साथ साथ आप लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडी जो सेल्फ केयर स्ट्रेटजीज हैं वो मैं आपको जो बताने लगा उसमें आप उसमें पे भी आप वो अमल कर सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को दूर करने के लिए। एक तो यह कि आप जो है ना जो आपकी जो ट्रीटमेंट मेरी है उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। मतलब यह कि आपके कोई मिसाल के तौर पे डॉक्टर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशन ने आपको कोई थेरेपी का सेशन एडवाइस किया हो तो उसको बिल्कुल स्किप ना करें। मतलब इवन आपको जाने का नहीं भी दिल कर रहा तो फिर भी आप जाएं। मतलब यह ना कि आप ये अपने आप को एक तरह का गोल बना लें कि आपकी जो ट्रीटमेंट हो रही है उसमें आपने पूरी तरह सही तरह शामिल होना है। फिर यह कि जो भी आपको मेडिकेशन जो डॉक्टर ने जिस तरीके से एडवाइस किए हैं वो आप बिल्कुल उसी तरीके से खाएं, कोई मेडिकेशन स्किप नहीं करनी, ठीक है। और अब यह कि क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप खुद से मेडिकेशन स्टॉप कर देते तो और उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, विथड्रॉल लाइक सिम्टम्स हो सकती हैं। और फिर यह कि आपकी जो एजुकेशन जो है जो आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो कंडीशन को लर्न करने के लिए अब बेसिकली जो मेरा चैनल बेसिकली हेल्थ एजुकेशन का ही चैनल है ना, तो आप मेरी वीडियो से बहुत इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं क्योंकि
ये बेसिकली आपकी हेल्थ की जो एक एक चीज़ मैं डिस्कस इसलिए करता हूँ ताकि, क्योंकि अगर बंदे को अच्छी तरह नॉलेज हो अपनी बीमारी का तो उसका इलाज वो खुद के लिए भी आसानी है उसके लिए, और फिर उसके इलाज करने में डॉक्टर के लिए भी आसानी हो जाती। तो ये वाली वीडियो मिसाल के तौर पे जो अभी आप देख रहे हैं, ये इस तरह की वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। फिर यह कि आप अपने आप को एक्टिव रखें, और फिजिकल एक्टिविटी जो है ना आपकी बहुत सारी चीज़ों को काफ़ी कंट्रोल कर अच्छी मतलब हेल्दी एक्टिविटी। मतलब मिसाल के तौर पे एक बंदे को डिप्रेशन है, स्ट्रेस एंजाइटी का शिकार है, तो वो अगर कोई तो एक्सरसाइज वगैरह करता है, ठीक है, तो वो जो है ना उसके लिए हेल्प हो सकती है। फिर ये कि कुछ साइकेट्रिक मेडिकेशन है जिसमें वेट गेन होता है, तो ज़ाहिर है बंदा एक्टिव होगा, एक्सरसाइज करेगा तो वो वेट गेन नहीं होगा, तो ये भी फ़ायदा है। मतलब आप वॉकिंग ज़रूर करें, ठीक है, फिर जॉगिंग कंसल्ट करते हैं, स्विमिंग, गार्डनिंग, और फिर कोई भी हेल्दी एक्टिविटी जो फिजिकल एक्टिविटी है जो आप एंजॉय करते हैं वो कर सकते हैं। फिर यह कि आप कोशिश करें कि कोई जिन लोगों को जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, ठीक है, या फिर ड्रग यूज़ करते हैं, इस तरह के ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, वो बिल्कुल उनसे वो परहेज़ करें, क्योंकि ये चीज़ें उनको जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, और उनकी जो मेडिकेशन हैं जो डॉक्टर ने दी हैं उससे इंटरेक्ट कर सकती हैं। फिर यह कि आपके जो अपने जो चेकअप्स का जो रूटीन है जो डॉक्टर ने बताया उसको बिल्कुल सही तरह फॉलो करें, और कोई मतलब जो अभी आपने डॉक्टर ने आपको अपॉइंटमेंट दी होती है उसको बिल्कुल मिस ना करें, ताकि जो ना आपका सही तरह इलाज हो। तो ये थी जनाब मेरी वीडियो पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, लेकिन चूँकि ये साइकेट्री बहुत वसी टॉपिक है इसमें, तो मैं तो कोशिश करता हूँ दरिया को कूदे में बंद करने की। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी मालूमाती लगी होगी। अगर आपके जहन में कोई इसके बारे में क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट कीजिएगा। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।